Hello everyone, how are you all doing? I hope you all are alright, and today we are going to start with the chapter number 6 of class 10 science, that is the life processes. Okay, so let's get started with the chapter. Okay, so now the first question of the chapter is, how do we tell the difference between what is alive and what is not alive? हमारी एनसीईआरटी इस चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रही है कि हम कैसे डिफरेंस बताएं कि भाई ये ऑर्गेनिज्म एक मतलब ये जो जैसे हम क्या कहते हैं कि जो चीज़ नॉन लिविंग होती है उसको हम थिंग बोलते हैं और जो लिविंग होते हैं उनको हम ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो हम कैसे बताएं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये अलाइव यानी कि ये चीज़ जिंदा है और ये चीज़ जिंदा नहीं है, दैट इज इट्स अ नॉन लिविंग और वो लिविंग। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का कैसे पता लगेगा? सो आंसर इज कि देखो, जैसे हम डॉग को भागते हुए देखते हैं, काऊ को चबाते हुए देखते हैं, है ना, मतलब जब काऊ एक तरह से कर्ड को दोबारा च्यू करती है ना, ह्यूमनेंट्स के केस में जो प्रोसेस होता है। और एक मैन को जब हम व्हेन अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। जब एक डॉग भाग रहा हो, ठीक है, मतलब वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कि कोई आदमी अगर किसी गली में खड़ा होकर चिल्ला रहा है तो मतलब हमें पता है कि वो कुछ ना कुछ वहाँ पर काम चल रहा है। और अगर वहाँ पर काम चल रहा है मतलब कि ये क्या होगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही जो हैं वो काम कर सकते हैं, जो उनकी डेली लाइफ प्रोसेसेस हैं। जैसे कि अगर अब मैं यहीं पर किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करूँ, लाइक द चेयर, टेबल, बोर्ड, तो ये सब चीज़ें क्या बोल सकती हैं? क्या ये भाग सकती हैं? नहीं। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं, भाग सकते हैं, चूइंग कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन टेल दैट दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। What if the dog or the cow or the man were asleep? ठीक है, देखो अगर अब मैंने कह दिया कि डॉग भाग रहा है, मुझे पता लग गया कि वो लिविंग है। ठीक है, काऊ जो है वो च्यूइंग कर रही है, उससे मुझे पता लग गया कि काऊ भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर डॉग, काऊ और मैन अगर सभी लेट्स सपोज स्लीपिंग स्टेज में हैं, तो क्या हम अब भी कह सकते हैं कि वो लिविंग है? ठीक है, हमें पता तो है कि वो लिविंग है, लेकिन कैसे, किस तरीके से पता लगा? हमें पता लगा कि भाई देखो वो ब्रीदिंग कर रहे हैं, है ना, ब्रीदिंग का प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। सो हमें पता लग गया कि वो लिविंग है। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स तो ब्रीदिंग शो नहीं करते। ठीक है, हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? प्लांट्स के केस में क्या होता है, हम उनकी ग्रीन लीव्स देख लेते हैं। देखो अगर कोई डेड प्लांट होगा तो उसमें ग्रीन लीव्स नहीं होंगी, यानी कि वो सूख जाएंगी या वो ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, वो ब्राउनिश कलर की हो जाएंगी। लेकिन अगेन द क्वेश्चन इज, सम ऑफ अस विल से बट द क्वेश्चन इज कि ऑल द प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन, व्हाट विल हैपन टू दोज? अब उन प्लांट्स का क्या होगा कि भाई जिनका ग्रीन कलर नहीं है लीव्स का, वो भी तो लिविंग होते हैं, दे ग्रो ओवर टाइम। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि वहाँ पर क्या होती है, ग्रोथ का फिनोमेना शो होता है। ग्रोथ कैसे? प्लांट्स के केस में होती है ग्रोथ दो तरीकों से इन द सेंस, प्लांट्स के केस में ग्रोथ होगी, सबसे पहले उनकी लेंथ इंक्रीज होगी, और सेकेंड केस ऑफ ग्रोथ इज देयर गर्थ, इंक्रीमेंट ऑफ द गर्थ। ठीक है, सो ये क्या हो गए, दो तरीके हो गए जिस तरीके से प्लांट्स अपनी ग्रोथ शो कर सकते हैं। दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव। सम विल से यस, कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई उनकी ग्रोथ होती है, कुछ कहेंगे कि उनकी ग्रीन लीव्स होती हैं, इसीलिए हम पता लगा सकते हैं। मतलब हम क्या कह सकते हैं, वी
tend to think of some sort of movement. Yes, कहीं ना कहीं हम किसको मूवमेंट को लिविंग के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. हम कह रहे हैं कि डॉग रनिंग यानी कि मूवमेंट हुई है. हमने कहा काउ चूइंग मूवमेंट हो रही है. ठीक है, माउथ इज मूविंग, राइट. मैन शाउटिंग, यहाँ पर भी मूवमेंट हो रही है. सेकेंड कि भाई प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, यहाँ हर एक केस में मूवमेंट शो हो रही है. यानी कि वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट ईदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव. ठीक है, but a plant that is not visibly growing is still alive. very important. अब ज़रूरी नहीं है कि हमें देखो कुछ ही टाइम में अब ऐसा नहीं होगा कि प्लांट ग्रो हो जाएगा. तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा भी तो होता है कि जो प्लांट ग्रो करता हुआ नहीं दिखता वो भी तो अलाइव होता है. And some animals can breathe without visible movements. very important. इस चैप्टर में बेसिकली देखो नाम क्या था चैप्टर का, लाइफ प्रोसेसेस. इस चैप्टर में हम सभी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में यानी कि हमारी लाइफ के लिए जितने भी प्रोसेसेस एसेंशियल हैं वो प्रोसेसेस एसेंशियल क्यों हैं वो सभी हम समझेंगे. सबसे पहले हम ये डिफाइन करना चाह रहे हैं कि हम कैसे बताएं लिविंग और नॉन लिविंग को. ठीक है, सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. So using visible movements as the defining characters of the life is not enough. ठीक है, defining characteristic क्या होता है? Defining characteristic is something जो कि हर एक living organism में हो प्लस वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो ना करते हों. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट ग्रोथ, यहीं पर ग्रोथ की अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाकर बात करें तो ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी शो करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी शो करते हैं. बट नाउ अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रोथ शो करते हैं. वैसे तो आपको इसका आंसर डिटेल में और हायर क्लास में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. फॉर एग्जांपल माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो माउंटेन्स के केस में क्या होता है, या फिर कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, उनके केस में क्या हो रहा है कि अगर जैसे मिट्टी है, धूल मिट्टी है, ये सब अगर डिपॉजिट होती जाएगी ऊपर 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 लेयर्स बनती जाएंगी. ठीक है, तो उससे क्या होगा, और लेयर्स बनी ओवर टाइम वहाँ पर धूल मिट्टी की लेयर्स बनती जाएंगी जिस वजह से हम ग्रोथ कह सकते हैं. या फिर एक फिनोमेना होता है इम्बाइबिशन. जब आपने सर्दियों में कई बार देखा होगा कि दरवाजे बंद नहीं होते. सर्दियों में कई बार दरवाजे बंद क्यों नहीं होते? क्योंकि वो दरवाजे हमें लगता है कि थोड़ा स्वेल अप हो गए. क्यों स्वेल अप हो जाते हैं वो? दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ ग्रोथ. और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इम्बाइबिशन का फिनोमेना क्या होता है. मैंने आपको ये बता दिया कि दरवाजे थोड़े हमें लगता है कि वो बंद नहीं हो रहे, वो थोड़े मोटे मोटे यानी कि स्वेल अप टाइप के लगते हैं. और इस फिनोमेना में क्या होता है वो ज़रूर बताना. ओके, नाउ कमिंग बैक, यहाँ पे क्या लिखा है कि ग्रोथ जो कि हम विजिबल मूवमेंट देख रहे हैं दैट इज़ नॉट द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. दैट्स नॉट एनफ. सिर्फ और सिर्फ हम बाहर से देख के ये कह दें कि भाई यहाँ पर विजिबल मूवमेंट है, ब्रीदिंग हो रही है, दैट मीन्स इट्स अ लिविंग. वो एक डिफाइनिंग करेक्टर करना एक एनफ नहीं है. यह बात हुई है मूवमेंट की. ठीक है, मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब उनके बाहर कुछ इस तरीके से कि कुछ एक करेक्टरिस्टिक मूवमेंट, एक इतनी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मूवमेंट नहीं होती. ठीक है, विजिबली ग्रोइंग. जैसे कि अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बट दे आर अलाइव. अगर यहाँ पर लिखा है कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट यानी कि दे आर ब्रीदिंग,
बट वहाँ पर कोई मूवमेंट हमें शो नहीं हो रही। ओके, movements over very small scale will be invisible to the naked eyes, movement of molecules, है ना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। सबसे पहले हम समझेंगे ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होता है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है जब हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, या फिर कुछ भी हम समझेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मॉलिक्यूल्स आर काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट वाटर, तो वाटर में क्या होगा, वाटर इज H2O, और वाटर में क्या होता है, ग्रुप ऑफ 2 हाइड्रोजन्स प्लस 1 ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर इज ग्रुप ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू, अब देखो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, एक सिंगल मॉलिक्यूल के अगर हम मूवमेंट को नोटिस करें, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल बहुत 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 छोटा होता है, जो कि हमें नेक्ड आई से नहीं दिखता। और अगर हमें वो नेक्ड आई से नहीं दिखता, मतलब कि हमें उसकी मूवमेंट भी नेक्ड आई से शो हम नहीं देख पाएंगे, मतलब मूवमेंट को, तो क्या वो मूवमेंट भी सिग्निफिकेंट है। इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी, क्या वो लाइफ के लिए नेसेसरी है। इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, they will say yes। अगर हम किसी बायोलॉजिस्ट से, अगर हम किसी ऐसे जाकर एक प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं, वो कहेंगे कि येस दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, हर एक मॉलिक्यूल की मूवमेंट। चलिए देखिए, हमारी बॉडी बनी है मॉलिक्यूल से, तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होगी तो बॉडी की मूवमेंट कैसे होगी। तो हर एक मॉलिक्यूल की मूवमेंट एक सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। इनफैक्ट वायरसेस की अगर हम बात करें तो वो किसी भी टाइप की कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट ना कर ले, ठीक है। एंड दैट इज पार्टली व्हाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट वायरसेस। वायरसेस के केस में क्या होता है, वायरसेस आर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि जब तक किसी ऑर्गेनिज्म के सेल को इन्फेक्ट ना कर ले, जब तक उनकी कुछ मतलब उनके खुद की मशीनरी नहीं होती, जब तक वो किसी और ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट नहीं कर लेते, जब तक वो लिविंग नहीं होते। लेकिन एक बार अगर उन्होंने किसी सेल को, किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर दिया, तो वो उस सेल की जिसमें उन्होंने इन्फेक्ट किया है, जिस पे अटैक किया है, उस सेल की, जैसे कि लेट्स सपोज दिस इज अ सेल एंड दिस इज अ वायरस। इस वायरस ने आकर अगर इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया, यहाँ पर अटैक कर दिया, और अगर ये सक्सेसफुल रहा, तो इस सेल की जितनी भी मशीनरी, यहाँ का न्यूक्लियस, यहाँ के माइटोकॉन्ड्रिया, सब कुछ अब वो होगा वायरस के हाथ में। नाउ वायरस यहाँ पर आके इसकी सेल की मशीनरी तो ले ही लेगा, साथ में इट विल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई एंड बहुत सारे हो जाएंगे वायरसेस, ठीक है। सो यहाँ पर जब तक कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होगी, जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट ना कर ले, बट उसके बाद तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है। इसीलिए देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। ओके, व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? We have seen in earlier classes that living organisms are very well organized structures. They can have tissues. अब देखो molecular movements ज़रूरी क्यों है लाइफ के लिए? This is the question. So हमने देखा था पिछली क्लासेस में, पिछले चैप्टर्स में कि भाई देखो हम क्या कहते हैं, देखो कि भाई सेल्स जो होते हैं, see here, cells, group of cells, सेल्स का ग्रुप बनाएगा टिश्यू, टिश्यूज़ का ग्रुप बनाएगा क्या ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का ग्रुप बनाएगा क्या, ऑर्गन्स का ग्रुप बनाएगा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट। अब यहाँ पर आगे चलते हैं
ये ध्यान रखना कि हमने किसकी बात करी है यहाँ पर, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ टिश्यूज एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. ओके, नाउ कमिंग हियर, टिश्यूज के पास सेल्स होते हैं, सेल्स है स्मॉलर components in them and so on. Because of the effects of the environment, disorganized order nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. So living creatures must be keep repairing and maintaining their structures. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. So ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि why are molecular movements needed for life. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ये. ठीक है, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा था ऊपर कि क्या मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हमें इतनी ज़रूरी है, क्या वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है. सो आंसर होगा येस. ठीक है, येस. देखो यहाँ ये इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी में बताना चाहती है कि देखो अब सेल जो है, सेल के अंदर जो है फर्दर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. आप बता सकते हो मुझे क्या क्या प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है, गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती है. ठीक है, और भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, पेरोक्सिसोम्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट है. तो इसमें जब एक सिंगल सेल के अंदर इतने सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं तो ये मतलब एक टेंडेंसी हो जाती है कि भाई ये ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स मतलब केमिकल कंपाउंड्स ही तो हैं एंड दे कैन इवन ब्रेक डाउन. सो ये बहुत ज़रूरी है इनको रिपेयर करते रहना, इनको मेंटेन करके रखना, सो दैट सेल मेंटेन रहे. सेल मेंटेन रहेगा तो टिश्यू मेंटेन रहेगा, एंड टिश्यू मेंटेन रहेगा तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, सिंस ऑल दी स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. देखो सेल के अंदर भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है. ठीक है, सो आई होप ये जो पूरा एक इतना बड़ा पैराग्राफ था कि हम कैसे डिफरेंस बताएं एक लिविंग थिंग में, एक नॉन लिविंग थिंग में. ठीक है, ये एक थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड एक क्वेश्चंस वाला एक ये पैराग्राफ था जिसमें जो इतनी सारी कई बार क्या होता है कि बहुत सारी हमें एक्साइटमेंट रहती है, एक उत्सुकता रहती है इन क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए कि कैसे हम पता करें कि ये चीज़ लिविंग है नॉन लिविंग है. ठीक है, तो अब इसकी समरी मैं आपको बता देती हूँ. अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है, अब वो मूवमेंट शो कर रहा है, सो हम कह सकते हैं यस दैट इज़ लिविंग. लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो मूवमेंट शो नहीं करते, ग्रोथ शो नहीं करते, ब्रीदिंग की मूवमेंट भी इतनी मतलब वो कम शो करते हैं, मतलब बहुत ही कम होती है कि बाहर एक्सटर्नली शो नहीं करते. सो क्या हम उस केस में उनको लिविंग नहीं कह सकते? सो द आंसर इज़ नो, लिविंग हम उनको कह सकते हैं. ठीक है, द आंसर इज़ येस कि हम उनको लिविंग कह सकते हैं. मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट आर दी लाइफ प्रोसेसेस. देखिए, the maintenance functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particular. Even when we are just sitting in class, even if we are just asleep, this maintenance of job has to go on. The processes which together perform this maintenance job are life processes. So what are life processes? समझ आ गया? Processes which together perform the maintenance of the body are known as the life processes. चलिए यहाँ क्या लिखा है कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपको पता होगा कि अगर हम स्लीपिंग स्टेट में, ड्यूरिंग स्लीपिंग स्टेट एज वेल, हमारी बॉडी, देखो ये तो सबको पता होगा, ब्रीदिंग प्रोसेस चल रहा होता है. ठीक है, एंड सर्कुलेटरी प्रोसेस चल रहा होता है. ठीक है, डाइजेशन वाला प्रोसेस, सभी प्रोसेसेस तो चलते हैं.
ठीक है, डाइजेशन वाला प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर हम जो एक्सटर्नल हम मूवमेंट शो करते हैं, एक्सटर्नल जो मूवमेंट्स होती हैं, एक्सटर्नल मूवमेंट्स हम शो नहीं करते, ठीक है, ये शो नहीं करते। बाकी ये सभी प्रोसेस तो हो रहे होते हैं, राइट। तो इनको करने के लिए, ब्रीदिंग के लिए, सर्कुलेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, इनके लिए भी तो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। So that's why it's written here that even when we are not doing anything particular, even when we are sleeping, even when we are sitting in the class, तो sitting in the class देखिए तो बहुत important है। क्लास में बैठे हुए हो तो हमें concentrate करना होता है, एंड उस concentration के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी। एनर्जी नहीं होगी, अगर आपको भूख लग रही होगी तो क्या कभी आप क्लास में concentrate कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। Okay, since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them। ठीक है, हमने पता कर लिया कि भाई मेंटेनेंस प्रोसेसेस चलते रहे, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, सो दैट ये मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर ब्रेकडाउन ना हो जाए। This energy comes from outside the body of individual organism। और कैसे आती है ये एनर्जी? आती है फूड से। अब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है एनर्जी अपने अंदर बना नहीं सकते, मतलब कि अब हम हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो फूड तो खुद बना नहीं सकते, और फूड से मिलेगी एनर्जी। तो जब फूड ही नहीं होगा तो एनर्जी भी नहीं बन पाएगी, ठीक है। और अगर हम ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स के केस की भी बात करें तो प्लांट्स को भी क्या चाहिए? प्लांट्स को भी चाहिए सनलाइट। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी ये एक्सटर्नल डिपेंडेंस बन ही जाती है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच वी कॉल फूड टू द इनसाइड, है ना। तो फूड एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बाहर की एनर्जी, जैसे कि प्लांट्स ने क्या किया? प्लांट्स ने बनाया ग्लूकोज, ठीक है। अब प्लांट्स ने बनाया ग्लूकोज जिससे हमें मिला फूड। अब ये फूड प्लांट्स ने कैसे बनाया था? फूड बाय सनलाइट, ठीक है। तो मतलब हमें बाहर से उठा के वो अपने बॉडी के अंदर लाना होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कॉमनली क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। If the body size of the organism to grow, additional raw materials will also be needed from outside। अब ग्रोथ के लिए भी हमें क्या चाहिए? ग्रोथ के लिए भी हमें एडिशनल रॉ मटेरियल्स चाहिएंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन का प्रोसेस देख लिया हमने, एंड ग्रोथ के लिए देख लो। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। चलिए समझते हैं। Let's talk about glucose। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब यहाँ पर क्या कहा है कि भाई लाइफ जो होती है दैट इज लाइफ ऑन दिस, मतलब हमारी अर्थ पे जो लाइफ है दैट डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, एंड कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे डिपेंडेंट है। तो हमारे फूड में भी क्या होता है? कार्बन होता है। देखिए ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बन, ठीक है, कार्बन होता है, राइट। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। बहुत सारे आप फूड सोर्सेज का एग्जाम्पल ले सकते हो, उनका फॉर्मूला देख सकते हो। आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे मैक्सिमम जो फूड सोर्सेज हैं दे आर कार्बन बेस्ड। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, different organisms can then use different kinds of nutritional processes। Okay, the outside source of energy could be quite varied। Yes, अलग अलग अगर हम फूड की बात करें, देखिए कई बार क्या होता है, हम कोई चीज़ खाते हैं, मतलब अगर लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एनीथिंग ए, हम एक केस में खा रहे हैं, फूड है हमारा ए, एंड सेकेंड केस में फूड है हमारा बी। सो केस ए में हमें मिल गई इंस्टेंट एनर्जी जो कि होता है, ठीक है, यहाँ पर मिल गई हमें इंस्टेंट एनर्जी जो कि किसके केस में होता है? कार्बोहाइड्रेट्स के केस में, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कार्ब्स के केस में। एंड यहीं पर बी की अगर हम बात करें तो बी के केस में यहाँ पर हमें क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर हमारा सोर्स चेंज हो गया।
फर्स्ट केस में मैंने आपको बताया कि हमने लिए होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, इसीलिए हमें क्या मिली, इंस्टेंट एनर्जी। सेकेंड केस में हो सकता है हमने कुछ और सब्सटेंस ली हो, कोई और टाइप का हमने जो है यहाँ पर मॉलिक्यूल लिया हो जिसकी वजह से हमें इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिली। दैट मे बी एनीथिंग। Okay, these sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining लाइफ प्रोसेसेस। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे, मतलब है तो ये एक स्टेटमेंट, बट यहाँ क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि हमारी बॉडी किस, मतलब हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमें फाइनली एक ऐसे यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा इन सभी चीज़ों को, एक ऐसे मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में जिनको हमारी बॉडी जो कि हमारी उसको यूज़ कर सके, यूटिलाइज कर सके टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम दैट। तो वो यहाँ पर उस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा ह्यूमंस के केस में, ये आज का आपका क्वेश्चन होगा। ओके, सो इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करना मत भूलना। ओके, फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी। जैसे कि होता है क्या, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स, glyco means glucose and lysis means breakdown, that is the breakdown of glucose। so क्या हो रहा है यहाँ पर, breakdown of glucose, glycolysis, जिससे हमें क्या मिलता है, पाइरूवेट। ठीक है, अब उससे एक और साइकिल चलती है, दैट इज दी क्रेब्स साइकिल, उससे फाइनली हमें क्या मिलती है, एनर्जी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें ब्रेकडाउन कराना होगा। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस चलते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग। अब हम केमिकल, जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, अगर हमें उनका ब्रेकडाउन कराना है तो हमें, ठीक है, उनका ब्रेकडाउन कराना है तो हमें क्या करना होगा, हमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस, दे आर मोस्ट कॉमन। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस जो होते हैं ये चलते रहते हैं ब्रेकडाउन के लिए, मैक्सिमम केसेस में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग। चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है। हो सकता है आपने अपनी केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ा भी हो। ऑक्सीडेशन इज समथिंग, ऑयल, आप इसको याद रख सकते हो ऑयल और रिग से। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या फिर हम सिंपली समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड यहाँ पर होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन के केस में बिल्कुल अपोजिट होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रोसेसेस हैं जिनसे जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको फर्दर पास में तोड़ा जाता है, जिससे हम अपनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इन प्रोसेसेस के लिए अब देखिए यहाँ मैंने क्या कहा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमें यहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की तो रिक्वायरमेंट होगी ही ना, यस। और ऑक्सीजन हमें मिलती है बाहर से। तो यहाँ क्या लिखा है, फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम दी बॉडी। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, अब एक डेफिनेशन आ रही है आपके पास रेस्पिरेशन की, जो आप सभी को अपनी नोटबुक्स में लिखनी होगी। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन, द प्रोसेस of breakdown of food sources for cellular needs is what is called as respiration, and this is also the process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources or cellular needs is called as respiration। यानी कि हमने बाहर से ये ऑक्सीजन एक्वायर करी, प्लस इस ऑक्सीजन को हमने यूज़ किया in the breakdown of
फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स जो हमारे पास हमने इनटेक किए थे उनके ब्रेकडाउन में हमने इस एनर्जी का, इस ऑक्सीजन का यूटिलाइज हमने इसको यहाँ पर किया। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. Very 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 important. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूँ, लेट्स सपोज दिस इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, लेट्स टेक इन एनीथिंग, अभी तो सिंगल सेल ही लिख लेते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो यहाँ पर अब इस पूरी बॉडी को देखो, ये पूरी बॉडी अब आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है हमारे पास उसके सराउंडिंग में, उससे कांटेक्ट में है, क्योंकि एक ही सेल की तो बॉडी है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अभी जो सिंगल सेल था अगर इसको फूड चाहिए तो ये यहाँ से इनटेक करेगा, आउट भी यहीं से होगा, गैसेस का गैसेस एक्सचेंज, गैसेस इन और आउट भी यहीं से होगा, ठीक है। सारे काम यहीं से होंगे क्योंकि इनकी पूरी बॉडी, अब देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के केस में, because उनकी entire surface of the organism is in contact with the environment. Very very important, because the entire surface of the organism is in contact with the environment. लेकिन यहीं पर हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के केस में हर एक जो सेल होता है, हर एक सेल इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दी सराउंडिंग, जिसकी वजह से सिंपल डिफ्यूजन से रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्स कैन नॉट बी अचीव्ड। यहाँ पर तो हम सिंपली डिफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है, डिफ्यूजन से सभी प्रोसेसेस हो जाएंगे, लेकिन किसी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के केस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, लेट्स सपोज सेल 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 ऑल दीज थिंग्स, तो यहाँ सेल्स ही सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखो इतना पोर्शन है बाहर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, कांटेक्ट में बाहर सराउंडिंग से, लेकिन अब ये जो अंदर वाला पोर्शन होगा, दिस पोर्शन इज नॉट इन कांटेक्ट। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी तो बहुत बड़ी होती है, सो इसीलिए हमें यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक कॉम्प्लेक्स ऐसे ऑर्गन सिस्टम की प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्लियर? Okay, so moving forward, we have seen previously how in multicellular organisms various body parts are specialized, they have specialized in functions they perform। हर एक बॉडी पार्ट का एक अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, जैसे हमारे हार्ट का फंक्शन होता है टू सर्कुलेट ब्लड इन द होल बॉडी, ठीक है। लंग्स का फंक्शन होता है कि गैसियस एक्सचेंज को, उसको मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन होता है गैस जो बाहर से आई है उसको प्योरीफाई करो, अंदर वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल गैस है उसको आउट करो। सो they have a specialized in their they have specialization in their functions they perform। We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of organisms। It is therefore, देखो अब हमें इतना पता है, इसीलिए हमारे लिए कुछ ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है that uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissues, है ना। कि भाई अगर हमें अपटेक ऑफ फूड कराना है, ठीक है, यानी कि हमें कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस कराना है, तो जब हर एक काम एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इज परफॉर्मिंग द फंक्शन, ठीक है, तो उसके साथ हमें क्या भी करना होगा, हमें साथ में यहाँ पर अपटेक और ट्रांसपोर्ट का काम भी एक स्पेशल जो है ऑर्गन ही करा रहा होगा, स्पेशल टिश्यूज ही करा रहे होंगे। However, this poses a problem since the food and oxygen are not taken up at one place in the body of the organisms,
while all parts of the body need them. These situations create a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another. यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक नया मैकेनिज्म चाहिए. जहाँ पर ले सपोज अगर लीव्स की बात करूँ तो अगर लीव्स में प्लांट्स के केस में फूड बनेगा तो लीव्स को ही तो थोड़ी ना सिर्फ फूड चाहिए, फूड तो हमारी रूट्स को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, ठीक है, हर एक चीज़ को चाहिए. तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होना ज़रूरी है. When chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts. देखिए अब अगर मैं रेस्पिरेशन प्रोसेस की बात करूं तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या था कि हम ऑक्सीजन ले रहे थे, ऑक्सीजन इन एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो हमारा फूड था उसकी ब्रेक डाउन. अब इसके साथ साथ हमें क्या होगा, अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन इन तो हुई, अब साथ में जो है बाई प्रोडक्ट्स भी तो रिलीज़ होंगे. ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करना बहुत नेसेसरी है बिकॉज दे आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. ठीक है, therefore they needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. Excretion क्या होता है, the process of removal of the waste products or the harmful products from the body is known as excretion. अगेन अगर हम ऐसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बेसिक रूल्स को देखें तो भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को तो एक्सक्रीशन के लिए भी एक नया प्रोसेस चाहिए, लाइक ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स टू द एक्सक्रीटरी टिश्यूज. नाउ क्वेश्चन देख लो जल्दी से. Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था क्योंकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में हर एक सेल जो है आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता. और उस टाइम भी मैंने आपको कहा था दैट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के केस में डिफ्यूजन का प्रोसेस इनफ क्यों होता है. यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया कि डिफ्यूजन का प्रोसेस इनसफिशिएंट क्यों होता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है, तो आप खुद कर सकते हो. What criteria do we use to decide whether something is alive or not? ये भी मैंने आपको बताया दिया. What are outside raw materials used by a foreign organism? ठीक है, ये भी आप कर लेंगे. What process would you consider essential for maintaining life? ये सभी ये चारों क्वेश्चन आपको करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और जिसको इन चारों क्वेश्चंस में से किसी में भी डाउट है वो भी बता सकता है. आई कैन टेल यू. ठीक है, कमेंट्स में आप डालोगे तो आई कैन आंसर यू द कमेंट सेक्शन. ओके, when we walk or ride a bicycle we are using energy even when we are not doing any apparent activity. कि मैंने आपको समझाया था कि भाई हमें जब हम कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर रहे फिर भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है. अपनी बॉडी की स्टेट को मेंटेन करने के लिए हमें होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट. क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस, सर्कुलेशन प्रोसेस एंड डाइजेशन प्रोसेस और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. This source of energy and materials is the food we eat. So, how do living things get their food? Let's study. The general requirement for energy and materials is common in all organisms. But अब देखो general requirement तो सभी को है कि भाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट मुझे भी है, आपको भी है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी, सबको है. लेकिन अब इनको अलग अलग तरीके से, भाई कोई कार्निवोर है तो कार्निवोर का जो मेथड ऑफ मतलब जो उनकी फूड हैबिट है दैट इज़ डिफरेंट. हर्बीवोर्स की जो फूड हैबिट है दैट इज़ डिफरेंट. और यहीं पर अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि बनाते तो वो अपना खाना ही है ना. तो इनकी फूड हैबिट भी डिफरेंट है, यानी कि सभी अपना खाना अलग अलग तरीक़ों से लेते हैं. Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water.
These organisms are the autotrophs. चलिए समझते हैं ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं. ऑटोट्रॉफ्स यूज़ करते हैं जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है जैसे कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये इन चीज़ों का यूज़ करके अपना खाना बना लेते हैं. ठीक है, इंक्लूडेड ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया. चलिए हमने वाटर लिया, हमने ली कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस हमने क्या ली, सनलाइट. अब इनसे इन्हें क्या मिल जाता है, ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ग्रीन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इनसे इन्हें मिल जाता है ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6 plus oxygen. So this is the process. This is the process of photosynthesis. ठीक है, तो ये क्या है, these are inorganic raw material. Inorganic, what are these? These are inorganic raw material. ठीक है, इनको कन्वर्ट किस चीज़ में हमने कर दिया, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में. ओके, other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones because they can, before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organisms, देखो अब कुछ organisms अब ये क्या है, complex हैं. ये these are the complex ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. अब इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने अंदर लेता है तो उनको इन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना होगा, और इसी प्रोसेस को अचीव करने के लिए दे यूज़ बायो कैटलिस्ट नोन एज एंजाइम्स. एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बायो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स. एंजाइम क्या करती हैं, एंजाइम्स रिएक्शन को स्पीड अप कर देती हैं. दे रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी. व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी होता है कि एक प्रोसेस को अचीव करने के लिए हमें एक गिवन अमाउंट ऑफ जो है एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है. एंजाइम्स के यूज़ से हम उस एनर्जी को जो है डिक्रीज़ कर सकते हैं, इसीलिए ये रिएक्शन को क्या कर देती हैं, स्पीड अप कर देती हैं. दस हेटेरोट्रॉफ्स का सर्वाइवल, यानी कि हेटेरोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड is directly or indirectly on autotrophs. डायरेक्टली तो हर्बीवोर्स के केस में हम देखें डायरेक्टली वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, और हेटेरोट्रॉफ्स की सेकेंड कैटेगरी होती है कार्निवोर्स. कार्निवोर्स जो है दे डिपेंड ऑन हर्बीवोर्स. ठीक है, तो हर्बीवोर्स पे डिपेंडेंट है, बल्कि अब ये हर्बीवोर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो भी तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है. तो ये क्या हुई, इनडायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन प्लांट, और ये तो ये डायरेक्टली प्लांट्स को ले रहे हैं, तो दिस इज नोन एज द डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन प्लांट्स. क्लियर? नाउ कमिंग ऑन टू द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है, फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं. Carbon and energy requirements of the autotrophic organisms are fulfilled by the process known as photosynthesis. So plants अपनी water की requirement complete करते हैं via soil. ठीक है, so terrestrial plants कहाँ से water लेंगे, through soil. ठीक है, और जो दूसरे compounds जैसे कि कुछ materials की requirement है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम, ये भी प्लांट सॉइल से ही लेते हैं. नाइट्रोजन की अगर हम बात करें सो इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर पॉइंट है, दैट नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स. ठीक है, नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा जो है प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है. दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड अप बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. सी गाइस, एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेवल आपको पता है कितना ज़्यादा है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 78%. लेकिन प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स कैंट डायरेक्टली यूटिलाइज दिस नाइट्रोजन. ठीक है, प्लांट्स इसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते.
प्लांट सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ कमिंग ऑन टू द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food materials as well as how it is obtained by the organism. For example, whether the food source is stationary, जैसे कि grasses की अगर हम बात करें, stationary का मतलब कि वो एक ही जगह पर present रहेगा, ठीक है। grasses जो है एक ही जगह पर तो present होता है, right? Now, और mobile such as deer, carnivores के केस में जो हमारा फूड सोर्स है दैट में भी मोबाइल, ठीक है। प्लांट्स, हम जो अब हर्बीवोर्स होते हैं जो, वो क्या है, वो प्लांट्स को ईट करते हैं एंड प्लांट्स आर व्हाट, दे आर स्टेशनरी, ठीक है। एंड बट कार्निवोर जो होते हैं वो मोबाइल सोर्सेज को ईट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर वुड अलाउ द डिफरेंस इन हाउ द फूड इज एक्सेस एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव apparatus used by a cow and a lion. काव किसको खाते हैं, स्टेशनरी फूड सोर्सेज को सच एज द ग्रास, एंड हमारे जो लायंस हैं दे ईट अप दी मोबाइल फूड सोर्सेज सच एज द डियर। देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हर्बीवोर होते हैं, दैट इज़ कि वो प्लांट्स में फीड, प्लांट्स को खाते हैं, उससे अपनी न्यूट्रिशनल जो उनको रिक्वायरमेंट होती है उसको कंप्लीट करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स कार्निवोर होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को यानी कि फ्लैश को, कार्निवोर्स क्या करते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। सो फ्लैश उन्हें कहाँ से मिलेगा, मोबाइल जो एनिमल्स होंगे दूसरे उनसे मिलेगा। तो इसका मतलब है कि उनकी अलग अलग फूड हैबिट्स हैं, अलग अलग उनका तरीका है खाना लेने का। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट, ठीक है। जैसे फंजाई की अगर हम बात करें तो फंजाई क्या करते हैं, जैसे कि ब्रेड को अगर उन्हें लेना है, ब्रेड खाना है, तो वो अपनी एंजाइम्स पहले ब्रेड पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद दिस पोर्शन, जैसे सपोज कि अब इन्होंने यहाँ पर एंजाइम्स डाल दी, एंजाइम्स डालने के बाद ब्रेक डाउन यहीं पर होगा प्रोसेस, अब ये अपना एब्जॉर्ब कर लेंगे फूड को, ठीक है। यीस्ट एंड मशरूम, दीज आर द एग्जाम्पल्स। अदर्स टेकन होल मटेरियल, इसको क्या बोलेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज समथिंग जब एक ऑर्गेनिज्म पूरे जो उनका फूड है उसको पूरे को whole material and break down it inside in their body, but can be taken and broken down depend on the body design and functioning, ठीक है। Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them, very important। दूसरे organisms कैसे करेंगे, बिना उन्हें मारे उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ठीक है। एक तरह से दे भी मतलब दे आर ऑल्सो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। वे भी क्या है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स ही हैं, बट दे obtain their food without killing the animals. This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like Cuscata. Very important example, Cuscata, also known as marble, ticks, lice, leeches and tapeworms. They are parasitic mode of nutrition. They show what? They show parasitic mode of nutrition. तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपने देखा कुछ हर्बीवोर्स हैं, कुछ कार्निवोर्स हैं, कुछ पहले एंजाइम्स डाल के फिर अपना अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज़ वो डाइजेस्टिव फूड ही जो एब्जॉर्ब एंजाइम्स के एक्शन से जो ऑलरेडी वो डाइजेस्ट हो रखा है उस फूड को वो एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स पैरासाइटिक होते हैं, ओके। Now coming on to the next topic, that is how do organisms obtain their nutrition? Since the food and the way it is obtained differ, देखो अलग अलग फूड उन्हें लेना है, अलग अलग उनका लेने का तरीका है, ठीक है। अलग अलग फूड है तो अलग अलग उनका लेने का तरीका है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, फूड में बी टेकन अप बाय द एंटायर सरफेस।
सिंगल सेल ही तो है। अब उनकी सरफेस क्या होगी, जैसे अगर हम अमीबा की बात करें तो पूरी सरफेस से वो अपना फूड ले सकते हैं। बट एज कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, different parts become specialized to perform different functions. For example, amoeba की अगर हम बात करें, so it takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particles. These finger-like extensions are what? Pseudopodia. These are the temporary finger-like extensions. Okay. Pseudo means, देखो इसको वर्ड को ब्रेक करो और मीनिंग समझते हैं। Pseudopodia. Pseudo means false and podia means feet. Pseudopodia false feet, ठीक है। So these are pseudopodia, ये temporary होते हैं which fuse over the particle and form a food vacuole। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये हमारे पास अमीबा है। अब अमीबा के पास यहाँ पर ये फूड पार्टिकल है, तो यहाँ अमीबा को सेंसेशंस हो जाती हैं। अब अमीबा क्या करेगा, अपने इन फॉल्स फीड को अब बाहर निकालेगा। धीरे धीरे करके फॉल्स फीड इस तरीके से हो जाएंगे और फूड जो है ये बीच में यहाँ कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद अमीबा अपने फॉल्स फीड्स को वापस से भेज देगा और वो फूड इन हो जाएगा, ठीक है। फूड इनसाइड द बॉडी आ जाएगा, ठीक है। इनसाइड द फूड वैक्यूल द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस व्हिच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। अब ये फूड, अब इसके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस, और जब ये सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाती हैं, अब ये जो हमारा जो फूड है, अब इसको पूरे साइटोप्लाज्म, ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है। क्लियर? द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड आउट द सरफेस एंड थ्रोन आउट ऑफ द सेल। पैरामीशियम, जो कि वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल की यहाँ पर एक डेफिनेट शेप होती है, और ये जो स्यूडोपोडिया जो कि टेम्परेरी थे इन केस ऑफ अमीबास, वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पर हमें दे रखा है कि उनकी डेफिनेट शेप होती है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्यूडोपोडियाज वहाँ पर देखने को मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक spot. Food is moved to this spot by the movement of cilia which covers the entire surface of the cell. ठीक है। अब पैरामीशियम के केस में क्या है, दीज आर दी स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म। सो लेट्स सपोज ये हमारे पैरामीशियम है, दे आर स्लिपर लाइक, तो इस तरीके के होते नहीं हैं, बट लेट्स सपोज, तो यहाँ पर क्या होते हैं, पूरी बॉडी पे इनके सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर अब सीलियरी मूवमेंट्स के थ्रू वो एक इनका एक डेफिनेट स्पॉट होता है कि यहीं से हम जो है हम वाटर हमारा जो फूड है उसको अंदर लेंगे, यहीं से बाहर करेंगे। डेफिनेट शेप होती है, स्पेसिफिक स्पॉट पर उनका फूड आता है। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया व्हिच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पैरामीशियम्स के केस में सीलिया जो है वो पूरी सरफेस को कवर करते हैं। क्लियर हुआ? अमीबा इसी तरीके से हमारे जो है अमीबा जिस तरीके से उन्होंने फूड एंटर्ड इनसाइड, ठीक है, इसी तरीके से फूड की एग्जिट भी कराते हैं, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, जैसे वेस्ट मटेरियल एक जगह ये क्या कर लेते हैं, एक जगह इकट्ठा करके अब उसको फिर से यहाँ स्यूडोपोडियाज बन जाते हैं। अब स्यूडोपोडियाज के बाद इसी तरीके से ये फिर ये वेस्ट मटेरियल आउट एंड फिर से ये वापस अपने स्यूडोपोडियाज को नॉर्मल स्टेज पे ले आते हैं। क्लियर? एवरीथिंग क्लियर? नाउ कमिंग ऑन टू न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हम अच्छे से समझेंगे डिटेल में। एलिमेंट्री कैनाल इज व्हाट? सी गाइस, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? इट इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम, देखो ये सबको पता होना चाहिए कि माउथ से एनस तक पूरी ये जो लॉन्ग ट्यूब है, इस पूरी को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। Now we can see that the tube has different parts. Various regions are specialized to perform different functions. चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हम ये जो फिगर देखेंगे इससे समझिए यहाँ पर ध्यान से।
अलग अलग रीजन का यहाँ पर अलग अलग नाम दे रखा है। एंड दिस होल इज एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल, हर एक जो ऑर्गन बता रखा है यहाँ पर, दैट इज इंक्लूडेड इन दी एलिमेंट्री कैनाल। सो दिस इज टंग, दिस इज माउथ। माउथ तो क्या है, देखो ये बकल कैविटी हो गया। देन दिस इज नोन एज दी ईसोफेगस, और यू कैन से इट एज फूड पाइप, ठीक है। दिस इज फूड पाइप, ओके। नाउ फूड पाइप से क्या होगा, अब फूड पाइप अपना जो यहाँ से अब जो फूड ट्रेवल होके आया है, अब वो कहाँ जाएगा, हमारे स्टमक के पास। स्टमक के पास फूड जाएगा, स्टमक से फूड कहाँ पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वाया दिस सी शेप स्ट्रक्चर। दिस इज नोन एज डियोडेनम, ठीक है। डियोडेनम नहीं दे रखा, इट्स अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, अपेंडिक्स, पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या होता है, सी गाइस हियर, पैंक्रियास जो है ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है। व्हाट इज इट, इट इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब देखिए यहाँ पर एंडोक्राइन फीचर भी ये शो करता है और ये एक्सोक्राइन फीचर भी शो करता है। एक्सोक्राइन फीचर मतलब ये अपनी सिक्रीशंस को रिलीज करेगा, इट रिलीजेज इट्स सिक्रीशंस वाया डक्ट्स, ठीक है। इट रिलीजेज इट्स सिक्रीशंस वाया डक्ट्स, ठीक है। और एंडोक्राइन के केस में क्या होगा, एंडोक्राइन के केस में इनके पास डक्ट्स नहीं होती, इनके जो सिक्रीशंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, हार्मोन्स, जो कि डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं। तो इतनी आपको जो है नॉलेज लेनी ज़रूरी है पैंक्रियास के बारे में। दिस इज़ योर पैंक्रियास, ठीक है। पैंक्रियास इज़ अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड, यहाँ से कुछ सिक्रीशंस रिलीज होती हैं, ठीक है। ये जो डक्ट्स है सिक्रीशन, यानी कि जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है पैंक्रियास का, वो कुछ ऐसे जो है एंजाइम्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रिलीज करता है जो कि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इसी तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड का कुछ खास रोल नहीं होता डाइजेशन में। यहाँ पर नाउ कमिंग ऑन टू द लिवर, और यहाँ पर एक होता है, दिस इज योर गॉल ब्लैडर। व्हाट इज गॉल ब्लैडर, इट स्टोर्स बाइल, ठीक है। ये बाइल स्टोर करता है एंड इट ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट करता है बाइल को, इट ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट्स बाइल। सो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाए तो क्या बाइल प्रोडक्शन नहीं होगी, सो द आंसर इज बाइल प्रोडक्शन होगी। बाइल प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल को स्टोर करता है, वो कॉन्सेंट्रेट करता है, तो बाइल कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा। लेकिन बाइल प्रोडक्शन का काम जो है वो है लिवर का। लिवर क्या करता है, बाइल प्रोडक्शन करता है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में लिख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पर आके पूरी डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। देखिए स्टमक में क्या होता है, स्टमक में जो भी चर्निंग प्रोसेसेस हुए उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस वन इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर हम लेंथ देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका जो है डायामीटर कम होता है। डायामीटर इज लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इसीलिए हमने इसको स्मॉल कहा। वैसे लेंथ जो है लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये साइट क्यों है कंप्लीट डाइजेशन की, क्योंकि यहाँ से जो लीवर से जो सिक्रीशंस आई बाइल वाली वो भी यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में आके रिलीज़ होती हैं, ठीक है। पैंक्रियाज वाली सिक्रीशंस भी, यहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड था वो तो यहाँ पर आएगा ही, तो पूरा, और एंजाइम्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की भी होती हैं, तो कम्प्लीटली सारी डाइजेशन यहाँ पर होती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन, तो यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है।
यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखने को मिलती है वाटर की, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सर्टेन ड्रग्स, सभी ड्रग्स की नहीं होती, सर्टेन कुछ ही ड्रग्स की यहाँ पर जो है एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलती है। क्लियर? नाउ कमिंग ऑन टू अवर डायग्राम, क्लियर हुआ? दिस इज नोन एज अपेंडिक्स, जो कि वेस्टिजियल होता है ह्यूमंस के केस में। ठीक है, इसको हम और नाम देखें तो पूरा नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म का मीनिंग होता है वर्म मीन्स वर्म एंड फॉर्म मीन्स फॉर्म, मतलब कि वर्म की फॉर्म की तरह। देखो ये वर्म की तरह ना ऐसे लंबा सा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज वेस्टिजियल इन ह्यूमंस। वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है? वेस्टिजियल मीन्स कि इसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता। ठीक है, वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यस वी नो naturally the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. Yes, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स इनटू दी सिंपलर वंस। ठीक है, दिस इज अचीव बाय द क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। कैसे अचीव करेंगे हम इसे? क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। फर्स्ट प्रोसेस हमारे टंग क्या कराती है? टंग कराती है मिक्सिंग ऑफ दी, ये जो हमारा फूड, ये जो हमारा क्रश्ड फूड है, फूड विद दी सलाइवा, दैट इज नोन एज मैस्टिकेशन। Okay, mixing of food with saliva, this process is known as mastication. Clear हुआ सभी को? Mastication. ठीक है, since the lining of canal is soft, the food is also wetted to make it pass smooth. अगर यहाँ पर food dry होगा तो फूड आसानी से नहीं जा पाएगा, इसीलिए फूड को थोड़ा वेट करना ज़रूरी है। तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमें लगता है ना जैसे वाटर्स आए हमारे फूड के अंदर, ये एक्चुअली में इट्स नॉट वाटर बट अ फ्लूइड विच इज नोन एज सलाइवा। सलाइवा क्या होता है? सलाइवा हमारे सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं तीन तरह के। फर्स्ट वन इज योर पैरोटिड ग्लैंड, सेकेंड वन इज योर सबमैंडिबुलर एंड थर्ड वन आर योर सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो तीन तरीके के सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे secrete the fluid which is known as the saliva. Another aspect of the food we ingest is its complex nature. सलाइवा क्या करता है? स्टार्च को जो है वो जो हमारा कुक्ड स्टार्च होता है उसको अपनी सिंपलर फॉर्म्स में चेंज करता है। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है। इफ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ऑफ कोर्स ये बात है, एब्जॉर्ब अगर हमें कोई चीज़ करानी है वो भी तो हमें सिंपलर मॉलिक्यूल्स में से कन्वर्ट करना होगा, और ये हम करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच आर नोन एज द एंजाइम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम। सलाइवा के पास भी एक एंजाइम होती है जिसका नाम हमें याद रखना है सलाइवरी एमाइलेज, that breaks down the starch which is a complex molecule to give simple sugars। यही मैंने आपको बताया। तो माउथ में क्या होता है? माउथ में एक प्रोसेस होता है जो कि आप नोट करेंगे। माउथ में प्रेजेंट होता है सलाइवा एंड सलाइवा क्या हमें एक एंजाइम गिव करता है, दैट इज द सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, अब जो स्टार्च होता है सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगी? स्टार्च को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर देती है। स्टार्च इज कन्वर्टेड टू simple sugar. Okay, the food is mixed thoroughly with the saliva and move around the mouth while chewing by the muscular tongue. It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. ठीक है, अब बहुत ही स्मूथली हमें जो है यहाँ मूव कराने की ज़रूरत है सो दैट कि हर एक पार्ट, जैसे स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पर्टिकुलर टाइम तक बहुत ही अच्छे से फूड जो है प्रेजेंट रहना चाहिए।
लाइनिंग, अब जो कैनाल की लाइनिंग है, कौन से कैनाल की? एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग होती है, यहाँ पर क्या होती है? मसल्स दैट कंट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, ठीक है। इसको हम देखो यहाँ पर ईसोफेगस में क्या होता है? पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस मीन्स यहाँ पर इस तरीके की मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। लेट्स सपोज दिस इज योर ईसोफेगस, तो ईसोफेगस में तो यहाँ क्या होगा? पहले जैसे ही फूड आएगा तो इस पोर्शन में अगर फूड है तो थोड़ा स्वेल अप हो जाएगा, और नीचे वाला पोर्शन इसी जैसे ट्यूब है तो नीचे वाला पोर्शन उतनी ही यहाँ पर ब्रेथ रहेगी नीचे वाले पोर्शन की, ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा स्वेल अप हो जाएगा। उस केस में क्या होगा? यहाँ पर उस केस में ऐसा होगा कि भाई देखो अब नीचे का एक रिलैक्स स्टेट में है तो फिर वो नीचे चला जाएगा फूड, ऊपर से फिर से वो एक ऐसी रिलैक्स स्टेट में नीचे फिर से जहाँ फूड जाएगा वो स्वेल अप हो जाएगा। तो इसी तरीके से ऊपर से प्रेशर आता जाएगा और नीचे फूड मूव करता जाएगा। दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग दी गट, तो माउथ से फूड जाता है ईसोफेगस में, देन पेरिस्टाल्सिस के थ्रू याद है स्टमक में, स्टमक में भी पेरिस्टाल्सिस होती है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में भी इसी तरीके से यहाँ पर फूड होगा। तो ये वाली चीज़ देखो यहाँ इससे समझो, यहाँ अगर फूड प्रेजेंट होगा तो यहाँ से थोड़ा ये इस तरीके से मोटा हो जाएगा एंड ये विड्थ इसकी थोड़ी ज़्यादा उठने लगेगी एंड इसकी विड्थ जो है नॉर्मल रहेगी। फिर इसी तरीके से ये नीचे जाएगा और प्रेशर एक्सर्ट होगा तो अब ऊपर का एक नॉर्मल स्टेज में आके नीचे से और ज़्यादा वो स्वेल अप हो जाएगा। तो इसी तरीके से फूड जो है वो नीचे मूव करता जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज दी पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू दी फूड पाइप। यस, मैंने आपको बता दिया कि माउथ से फूड पाइप के थ्रू यानी कि ईसोफेगस के थ्रू जो फूड है वो जाता है हमारे स्टमक में। स्टमक एक बहुत ही बड़ा ऑर्गन है विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। यस, मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। सो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि स्टमक में कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि फूड की मिक्सिंग में हेल्प करता है? सो दीज आर दी मस्कुलर वॉल्स जो कि स्टमक में फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है विद द डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय दी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। देखिए स्टमक में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। स्टमक में क्या प्रेजेंट होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि स्टमक के एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? वॉल ऑफ दी स्टमक में। दीज रिलीजेस, अब इनसे क्या क्या आता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब इसका ध्यान रखना, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि हमारे स्टमक में होती है दैट इज दी पेप्सिन, ये याद रखना है आपको। और यहाँ पर क्या होंगे? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड दी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट इज दी पेप्सिन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है इट इज़ एन एसिड, सो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है जो कि एंजाइम जो पेप्सिन है। देखो हर एक जो हमारी एंजाइम होती है हर एक चीज़ को एक मतलब एक ऐसी सर्टेन कंडीशंस चाहिए, एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जिन पे जाकर वो स्मूथली एक्ट कर सके। तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है एंड यहाँ का pH होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.8 और 2.1 2.2, इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो है हमारा pH यहाँ पर रहता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम के एक्शन के लिए। और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन डाइजेशन करेगी। What other function do you think is served by the acid? अब एसिड सिर्फ और सिर्फ ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड ही नहीं करता बल्कि एसिड के होने से जो बैक्टीरियाज होते हैं विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट, विच आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है।
ओके। द म्यूकस, अब म्यूकस क्या है, अब देखो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर pH 2 है, 2 pH समझ रहे हो बहुत ज़्यादा होता है। अब HCl हमारा इतना स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास म्यूकस प्रेजेंट होता है इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ओके, नाउ we have often heard adults complaining about acidity. Can this be related to what happened has been discussed here? अब देखो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है कई बार बड़ों को, तो क्या अब हम इसे रिलेट कर सकते हैं? ओके, so the exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it in small amount of the small intestine. Okay, from the stomach the food now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal which is filled into a compact space because of the extensive coiling. ये पूरा ही जो आपको बताया गया है यहाँ पर क्या होती है, एक्सटेंसिव कॉइलिंग, मतलब कि यहाँ पर हाईली कॉइल्ड ये स्ट्रक्चर है. इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर क्वेश्चन कोई पूछता है व्हिच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, so that is the small intestine. Now ये यहाँ पर बताया गया है कि फूड जब एग्जिट होता है स्टमक से, सो दैट इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर. नाउ व्हाट इज अ स्फिंक्टर? स्फिंक्टर इज समथिंग व्हिच इज लाइक कि अगर हमें फूड की एंट्री कराते हैं तो वो भी एक स्फिंक्टर से रेगुलेटेड होती है वाया दी इसोफेगस. और फूड जब स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है. सो लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ स्टमक की, सो लेट्स मूव ऑन टू द डायग्राम. अब स्टमक जो है यहाँ पर ये देखिए, अगर यहाँ पर स्फिंक्टर, अगर मुझे क्या करना है, मुझे अभी फूड को स्टमक से मूव कराना है इनटू द इंटेस्टाइन, तो यहाँ पर ये जो स्फिंक्टर होगा ये ओपन हो जाएगा. और अगर ये देखो, अगर ये जो स्फिंक्टर है ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर जो फूड प्रेजेंट था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा. लेकिन अगर इन केस अब मुझे स्फिंक्टर को बंद अगर मुझे रखना है, तो स्फिंक्टर बंद कौन से केस में रहेगा? जब हमारा फूड, अब जो फूड आता है स्टमक में, फूड जो है यहाँ पर चर्न होता है, मिक्स होता है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर चर्निंग मूवमेंट शो होती है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस शो होता है स्टमक में. तो जब इतना ज़्यादा होगा तो फिर अगर ये स्फिंक्टर ओपन रहा तो इस चर्निंग के, इस मिक्सिंग के दौरान ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड चला जाएगा, जो कि जाना नहीं चाहिए. इसीलिए यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होना ज़रूरी है जिसका नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर. ओके, क्या नाम होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर. क्लियर? ओके, नाउ कमिंग बैक ऑन टू द पैराग्राफ. चलिए, इतना आपको समझ आ जाना चाहिए कि स्फिंक्टर क्या करता है. स्फिंक्टर रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दी हमारा स्टमक. ओके, नाउ the length of the small intestine differs in various organisms, various animals. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अलग अलग एनिमल में अलग होती है? सो द आंसर इज येस, इट वेरीज अमंग डिफरेंट एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट. ठीक है, herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्या herbivores की जो small intestine होती है वो carnivore से बड़ी होती है, छोटी होती है या बराबर होती है? So it is longer. ठीक है, meat is easier to digest, hence carnivores like tigers have a shorter small intestine. ठीक है, so this is a important paragraph. स्मॉल इंटेस्टाइन में सेल्यूलोज की डाइजेशन कराने के लिए हर्बीवोर्स में लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. यही मैंने आपको बताया था, इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन. क्यों? क्योंकि इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ द लिवर एंड पैंक्रियास फॉर दिस पर्पस.
द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। देखिए एसिडिक क्यों है, क्योंकि फूड स्टमक में क्या प्रेजेंट था, स्टमक में हमारे पास प्रेजेंट होता है HCl, जिसकी वजह से वो जो फूड होता है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक। सो अब यहाँ एसिडिक इसीलिए रखा था क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम पेप्सिन थी उसको एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो एंजाइम्स हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है एल्कलिन मीडियम की फॉर देयर एक्शन। So it is very important alkaline medium for the pancreatic enzymes to act. Bile juice from the liver accomplish this in addition to acting on fats, यानी कि bile juice यहाँ पर alkaline medium जो है maintain करते हैं। Also they act on fats. फैट्स जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स, इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एंजाइम से डाइजेस्ट कराना। बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, बाइल सॉल्ट्स इन स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में इन्हें ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, नाउ bile salts break them into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. This is similar to the emulsifying action of soaps and dirt that we have learned about in chapter number 4. तो इस चीज़ के साथ आप रिलेट कर सकते हो, एमल्सिफिकेशन जो है फैट्स यहाँ पर कर देते हैं। जो ग्लोब्यूल्स होती हैं, फैट ग्लोब्यूल्स जो होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, उनको जो है छोटे पार्ट्स में जो है ये हमारी एंजाइम मतलब जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो इनको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, एमल्सिफिकेशन ऑफ, ओके। द pancreas secrete pancreatic juice। अब पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, एंजाइम ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन द एमल्सिफाइड फैट। तो अब ये जो फैट है जो कि एमल्सिफाइड है, अब इसको फर्दर ब्रेक करने के लिए, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स तो बेसिकली क्या करते हैं, इस बड़े से मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं सो दैट यहाँ पर एंजाइम एक्शन आराम से हो सके। अब इसके बाद यहाँ पर एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के बाद यहाँ पर आएगी एंजाइम कौन सी, लाइपेज, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, पैंक्रियाटिक जूस में। तो अब ये लाइपेज क्या करेगी, इनको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देगी। ठीक है, और ये याद रखना पेप्सिन कहाँ पर प्रेजेंट थी, इट इज़ ऑल्सो अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड ट्रिप्सिन इज ऑल्सो अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। It was present in stomach and trypsin is present in the pancreas. Clear? The enzymes present in now. The walls of small intestine contains gland which secrete intestinal juice. ठीक है, the enzymes present in it finally convert प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड। अब ये सिंपलर फॉर्म है, चलिए देखते हैं सिंपलर फॉर्म, प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू दी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की जो सिंपलर फॉर्म होती है दैट इज़ दी अमीनो एसिड। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें फैट्स की, तो फैट्स की सिंपलर फॉर्म होती है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, एंड नाउ टॉकिंग अबाउट योर कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपलर फॉर्म होती है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। क्लियर? सो फाइनली डाइजेशन के बाद ये प्रोटीन्स अमीनो एसिड में, फैट्स फैटी एसिड्स में एंड कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई होप दिस ऑल इज क्लियर टू यू। ओके, now coming on to the digested food. So digested food is taken up by the walls of intestine.
The inner lining of small intestine has numerous finger-like projection which are known as villi. विलाई जो है वो हमारी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके इनर लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं। क्या है? छोटी छोटी बहुत सारी विलाई। इट्स लाइक अ जूम्ड पोर्शन, ठीक है? इतने से पोर्शन को हमने लेट्स सपोज यहाँ जूम कर दिया है। सो दीज आर दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज दी विलाई, ठीक है? विलाई क्यों चाहिए? So to increase the surface area for the absorption, very 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 important, ठीक है? विलाई क्या करती हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body. अभी जो विलाई है, अगर मैं एक विलाई की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होती हैं? बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। अब ब्लड वेसल्स क्या करेंगे? दे कैरी द फूड, द एब्जॉर्ब फूड। देखो अब यहाँ से आप लिख सकते हो दे कैरी द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हर एक सेल के पास चला जाएगा, हर एक सेल उसको एनर्जी ऑब्टेन करने में, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ ऑल टिश्यूज। इन तीन काम में एनर्जी का यहाँ यूटिलाइजेशन हो सकता है। नाउ अब अगर हम बात करें, ये तो हमारा था एब्जॉर्ब्ड फूड। नाउ टॉकिंग अबाउट द अनएब्जॉर्ब्ड फूड। अनएब्जॉर्ब्ड फूड का क्या होता है? इट इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन where its wall absorb more and more water from this material. The rest of the material is removed from the body via the anus, यानी कि anus से क्या होगा? unabsorbed, anus से क्या होगा? removal of the unabsorbed food, ठीक है? और ये कौन से जगह पे होता है? मैक्सिमम ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन केस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। यहाँ पर भी क्या होता है? एक स्फिंक्टर, जिसे हमने देखा था पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहाँ पर होता है एनल स्फिंक्टर, ठीक है? इसी वजह से दिस इज लाइक, देखो ये एक वॉलंटरी स्फिंक्टर होता है, ठीक है? वॉलंटरी स्फिंक्टर मतलब देखो हमारा जो ये स्टमक वाला पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर को हम अपनी मर्जी से रेगुलेट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता होता कब ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होगा और कब ये क्लोज होगा, ना ही हम इसे रेगुलेट कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें एनल स्फिंक्टर की, सो दिस इज अ वॉलंटरी स्फिंक्टर, ठीक है? एंड इट इज इनवॉलंटरी। तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हो एंड इट्स वेरी कॉमन, ठीक है? सो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कराऊंगी डेंटल केरीज एंड देन कमिंग ऑन टू द क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस आपको ज़रूर ट्राई करना एंड देन वी विल स्टडी द प्रोसेस विच इज़ नोन एज द रेस्पिरेशन। थैंक यू। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था किस तरीके से प्लांट्स कार्बन और अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स फोटोसिंथेसिस नामक प्रोसेस से कंप्लीट करते हैं। कार्बन की रिक्वायरमेंट्स बाय CO2 और एनर्जी तो ये जब प्रोसेस कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस उनसे इन्हें मिल जाती है। It is the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored forms of energy. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बताया गया है that ये वो प्रोसेस है जब ऑटोट्रॉफ्स बाहर से एनर्जी अपनी मतलब बाहर से सब्सटेंसेस लेते हैं जिनको कन्वर्ट कर देते हैं into energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water. Again, let's write and converted into carbohydrates in the presence of sunlight. ये अभी हमने लिखा था ना, sunlight and chlorophyll, ठीक है? और यहाँ पर क्या लिखेंगे? कार्बोहाइड्रेट क्या है इनके केस में? C6H12O6, that is the glucose. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plants. Okay, the carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. Very important. Plants के केस में
जो कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक्सेस कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन हो गई, तो अब उनको हम स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे, विच सर्व्स एज अ इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लो कि अगर हम सब्जी लाते हैं तो हम रोज़ तो सब्जी लाते नहीं हैं, एक बार हम ज़्यादा सब्जी ले आते हैं तो वो 1-2 दिन तक वो चल जाती है ना, फिर हम उसको शाम को बनाते हैं, सुबह बनाते हैं, लाइक दैट, ठीक है। तो अब उसके बाद लेट्स सपोज आज हम सुबह सब्जी लाए तो हम रात को दोबारा थोड़ी ना सब्जी लेने जाते हैं रात को, अब वही तो हम थोड़ी एक्स्ट्रा लेके आते हैं, उसको हम स्टोर करते हैं, फिर उसकी सब्जी बना लेते हैं। अगले दिन अगर हम फिर से सब्जी लाते हैं एंड लाइक दैट। इसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा है कि एक बार जो उन्होंने ये प्रोसेस करके ग्लूकोज बना ली, वैसे तो वो रोज़ फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज की, जैसे हम रोज़ सब्जी लाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि उन्हें अब ग्लूकोज के जो रिजर्व मटेरियल था, जो उन्होंने रिजर्व करके रखा था, उसको यूज़ वो कर सकते हैं। A somewhat similar situation is seen as when where some of the energy derived from the food is stored in our body in the form of glycogen। तो यहाँ पर हमें क्या बताया कि plants किसमें, plants store excess carbohydrates ये सभी आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। प्लांट स्टोर करते हैं एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड इन केस ऑफ एनिमल्स स्टोर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारा प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस का। नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस। चलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझा रखा है। सबसे पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बाय द क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू अ केमिकल एनर्जी, एंड देखो अभी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसी में स्प्लिटिंग प्रोसेसेस होंगे। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, अगैन व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में। These steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare the intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। यानी कि सभी प्रोसेसेस जो हैं वो इमीडिएटली हों ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ से जो है क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई देखो डेजर्ट प्लांट्स का केस लेके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डेजर्ट प्लांट्स में वो कार्बन डाइऑक्साइड किस टाइम पे लेते हैं, सो द आंसर इज नाइट, एंड वो अपना जो खाना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज़ कराना होता है सनलाइट के प्रेजेंस में वो होगा ड्यूरिंग द डे। सो दिस में बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको समझाया गया है कि दिस इज योर लीव, दिस इज द लेमन और लीवलेट, दिस इज द मिडरिप। मिडरिप क्या होती है, बीच वाली जो वीन होती है, एंड दीज आर योर वीन्स, ओके। If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots। चलिए ये रहा हमारा माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। अब यहाँ पर ये क्या है, देखिए ये एयर स्पेसेस हो गए एंड दिस इज द वैक्सी क्यूटिकल। वैक्सी क्यूटिकल जो है हर एक जो है लीफ पे मतलब कि देखिए डेजर्ट प्लांट्स के केस में ये वैक्सी क्यूटिकल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, थोड़ा थिक, ठीक है, ज़्यादा थिक होगा क्योंकि ये क्या करता है वाटर की जो है बाहर ट्रांसपिरेशन कराने से बचाता है। तो ये क्या हो गई अपर लेयर वैक्सी क्यूटिकल, देन दिस इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस तो हमेशा ऊपर होता ही है, तो दिस इज अपर एपिडर्मिस, then this is chloroplast, air spaces, these are the air spaces and these are the guard cells। chloroplast क्या है, ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स, एंड गार्ड सेल्स क्या होते हैं, गार्ड सेल्स कुछ इस तरीके से। अब देखो डाइकॉट के केस की अगर हम बात करें
तो गार्ड सेल्स इस तरीके से होते हैं, ठीक है। मोनोकॉट्स के केस में जो गार्ड सेल्स होते हैं दे आर डम्बल शेप्ड, ठीक है, दे आर डम्बल शेप्ड इन केस ऑफ मोनोकॉट्स। अब आप अच्छे से डायग्राम यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। डम्बल शेप क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल्स हुए, तो ये क्या हो जाता है, ये वाला बीच वाला हो जाता है इनका स्टोमेटा, ठीक है। नाउ These green dots are cell organelles known as the chloroplast। ये देखिए यहाँ पर आपको ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं and these are nothing but the chloroplast, ठीक है। Let us do an activity which demonstrates the chlorophyll is essential for photosynthesis। तो ये एक्टिविटी आपने पहले छोटी क्लासेस में भी करी होगी, आप इसको रीड कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। इससे हमें पता लगेगा कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Now let us study how the plant obtains carbon dioxide। चलिए पहले अब ये देखो, ये ओपन और क्लोज स्टोमेटा कौन है, ये क्या हमारे पास, ये है गार्ड सेल्स, ठीक है। यही मैंने आपको भी बना के दिखाए थे, ये होते हैं डाइकॉट्स के केस में। इतना डिटेल में आपको भी जानने की ज़रूरत नहीं है, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। चलिए यहीं से समझते हैं। दीज आर दी गार्ड सेल्स, ठीक है। अब ये गार्ड सेल्स हैं, तो गार्ड सेल्स किसकी ओपनिंग को जो है गार्ड करते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग। अगर गार्ड सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट होंगे तो ये स्टोमेटा ओपन होगा, दिस इज योर स्टोमेटल पोर, जो कि इस केस में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि क्या हो गया, क्लोज्ड स्टोमेटल पोर। क्लियर। नाउ let us study how the plant obtains carbon dioxide। In class 9 we had talked about stomata, which are tiny pores present on the surface of the leaf। stomata are what, ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है 9th क्लास से पहले। they are the tiny pores present on the सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। टाइनी पोर्स होते हैं जहाँ से क्या होती है, गैशियस एक्सचेंज वाला प्रोसेस यहाँ से स्टोमेटा के थ्रू होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, massive amounts of gases exchange take place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis। But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well। यानी कि gaseous exchange सिर्फ और सिर्फ, ये important है, यहाँ पर आप मार्क करोगे that gaseous exchange सिर्फ और सिर्फ लीव्स के केस में नहीं होता, ये स्टेम्स के केस में, रूट्स के केस में और लीव्स के केस में भी गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis। देखिए क्लोज करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से गैसेस, देखिए चलिए गैसेस तो अंदर आती ही हैं, ठीक है, साथ में एक और प्रोसेस हो जाता है, वाटर आउट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये प्रोसेस हमें हर वक्त जो है ज़रूरी नहीं होता गैसेस की इनटेक का, क्योंकि अगर हम हर टाइम स्टोमेटा को ओपन रखेंगे तो वाटर का भी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर निकल सकता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई प्लांट्स इनको क्लोज भी कर लेते हैं। तो क्लोज कैसे होंगे ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग किस तरीके से कौन मेंटेन करता है। गार्ड सेल्स स्वेल होते हैं व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम causing the stomatal pore to open। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टोमेटल पोर ओपन कब होगा, जब गार्ड सेल स्वेल करेंगे तो वाटर उनके अंदर आएगा, वाटर अंदर आएगा तो वो अपनी जो स्वेल अप वाली स्टेज होगी उस तरीके से पहुंच जाएंगे, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये गार्ड सेल श्रिंक कर गए तो स्टोमेटल पोर्स भी बंद हो जाएंगे। क्लियर। नाउ so far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement, but they also need other raw materials for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants।
अब फोटोसिंथेसिस के